चार्ल्स डार्विन, वो शख्स जिसने ईश्वर की रचना को चुनौती दी। धमाकेदार शुरुआत। कल्पना कीजिए, साल 1859, लंदन की सड़कों पर कोहरा है और लोगों के हाथों में एक ऐसी किताब है जिसने रातों रात पूरे यूरोप में आग लगा दी है। धर्मगुरु गुस्से में है, वैज्ञानिक हैरान है और आम आदमी खौफ में है। क्यों? क्योंकि एक इंसान ने यह कहने की हिम्मत की थी कि इंसान को भगवान ने मिट्टी से नहीं बनाया, बल्कि हम बंदरों के वंशज हैं। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसे दुनिया चार्ल्स डार्विन के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डार्विन कभी एक नाकाम डॉक्टर थे? क्या आप जानते हैं कि वो अपनी खोज को दुनिया को बताने से 20 साल तक डरते रहे? और क्या आप जानते हैं कि एक समुद्री यात्रा ने कैसे एक साधारण से लड़के को महानतम वैज्ञानिक बना दिया? विनोद मिश्र की किताब पर आधारित ये कहानी आपको रोमांचित भी करेगी और आपको सिखाएगी कि कैसे एक एवरेज दिमाग वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी बन सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल देगा। कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को। इंग्लैंड के एक रईस परिवार में चार्ल्स का जन्म हुआ। उनके पिता एक मशहूर डॉक्टर थे, लेकिन चार्ल्स को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता अक्सर उनसे कहते थे, तुम्हें शिकार करने और चूहे पकड़ने के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। तुम एक दिन अपने और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनोगे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब दुनिया ने आपको नकारा समझा हो? डार्विन के साथ भी यही हुआ। उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा गया, लेकिन जब उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में बिना एनेस्थीसिया के एक बच्चे का ऑपरेशन होते देखा और उसका खून देखा, तो वो भाग खड़े हुए। वो डॉक्टर नहीं बन सके, वो पादरी बनने की पढ़ाई करने लगे, लेकिन वहां भी उनका मन पत्थरों और तितलियों को इकट्ठा करने में लगा रहता था। यहीं से हमें पहली सीख मिलती है, आपकी डिग्री तय नहीं करती कि आप कौन हैं, आपकी जिज्ञासा तय करती है कि आप क्या बनेंगे। दूसरा, चार्ल्स डार्विन, एक निकम्मा लड़का और महानता की शुरुआत। इतिहास अक्सर उन लोगों को सलाम करता है जिन्होंने दुनिया बदली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास रचने वाले ये लोग अपनी शुरुआत में कैसे दिखते थे? चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी के इंग्लैंड के एक छोटे से शहर श्रूसबरी में। 12 फरवरी 1809 का दिन था। एक आलीशान घर द माउंट में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। नाम रखा गया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऊपर से देखने पर चार्ल्स एक बहुत ही खुशनसीब बच्चा था। उसके पिता डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन शहर के सबसे रईस और कामयाब डॉक्टरों में से एक थे। उनके दादा इरास्मस डार्विन अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक थे। यानी डार्विन के खून में ही कामयाबी और बुद्धिमत्ता दौड़नी चाहिए थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। चार्ल्स जब स्कूल जाने लायक हुए तो उन्हें श्रूसबरी स्कूल भेजा गया। अब यहां से शुरू होता है एक ऐसे लड़के का संघर्ष जिसे आज के दौर में शायद स्लो लर्नर या बैक बेंचर कहा जाता। चार्ल्स को स्कूल की पढ़ाई, लैटिन भाषा के रट्टे मारना और पुराने कवियों की कविताएं याद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उनके टीचर्स अक्सर उनके पिता से शिकायत करते कि चार्ल्स का दिमाग पढ़ाई में नहीं बल्कि कहीं और ही भटकता रहता है। विनोद मिश्र अपनी किताब में एक बहुत ही मार्मिक घटना का जिक्र करते हैं। एक दिन चार्ल्स के पिता, जो एक बहुत ही सख्त और कड़क स्वभाव के इंसान थे, उन्होंने गुस्से में चार्ल्स को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमरे में गूंज उठी, चार्ल्स, तुम्हें शिकार करने, कुत्तों के साथ खेलने और चूहे पकड़ने के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। याद रखना, तुम एक दिन अपने और अपने पूरे परिवार के लिए कलंक साबित होगे। दोस्तों, जरा ठहरिए और इस वाक्य की गहराई को महसूस कीजिए। दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक, जिसे आज हम जीव विज्ञान का ईश्वर मानते हैं, उसे बचपन में उसके अपने पिता ने कलंक कहा था। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपके माता पिता या टीचर्स ने आपकी तुलना दूसरों से की हो और आपको बेकार समझा हो? अगर हां, तो डार्विन की ये कहानी आपके लिए है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डार्विन स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे तो वो कर क्या रहे थे? दरअसल डार्विन का स्कूल की चार दीवारी के बाहर था। जब दूसरे बच्चे शब्दों को रट रहे थे, तब नन्हा चार्ल्स बगीचों में घुटनों के बल बैठकर चींटियों की चाल देख रहा होता था। उन्हें अजीबोगरीब पत्थर इकट्ठा करने का शौक था। वो घंटों तक चिड़ियों को निहारते और उनके घोंसलों की बनावट को समझते। उन्हें चीजों को इकट्ठा करने का जुनून था, चाहे वो खनिज हों, सिक्के हों, सीपियां हों या फिर रंग बिरंगी तितलियां। वो एक ऐसे खोजी थे जिन्हें अभी तक अपनी मंजिल नहीं मिली थी। उनके बड़े भाई इरास्मस ने घर के पिछवाड़े एक छोटी सी केमिस्ट्री लैब बनाई थी। वो वहां घंटों तक रसायनों के साथ प्रयोग करते थे,
इसकी वजह से उनके स्कूल के हेडमास्टर उन्हें गैस कहकर चिढ़ाते थे और उनके इस शौक को समय की बर्बादी मानते थे। वक्त बीतता गया और चार्ल्स 16 साल के हो गए। उनके पिता ने हार मानकर उन्हें एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भेज दिया ताकि वो डॉक्टर बन सकें। पिता को लगा कि शायद लाशों और दवाइयों के बीच रहकर लड़का सुधर जाएगा, लेकिन वहां जो हुआ उसने चार्ल्स और उसके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। उस जमाने में आज की तरह एनेस्थीसिया, बेहोश करने की दवा नहीं होती थी। एक दिन चार्ल्स को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। वहां एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन होना था। जैसे ही डॉक्टर ने चाकू उठाया और उस बच्चे की चीख गूंजी, चार्ल्स का कलेजा कांप गया। वो खून और दर्द को नहीं देख सके। वो थिएटर से बाहर भागे और कभी वापस नहीं लौटे। मेडिकल की पढ़ाई का अंत हो गया। डॉक्टर डार्विन आग बबूला थे। उन्होंने सोचा कि अगर डॉक्टर नहीं तो कम से कम ये पादरी तो बन सकता है। उन्होंने चार्ल्स को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया, थियोलॉजी यानी धर्म की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन किस्मत देखिए, कैम्ब्रिज में भी चार्ल्स को बाइबल की आयतों से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में थी कि वहां के मैदानों में कौन कौन से दुर्लभ बीटल, गुबरैले पाए जाते हैं। यहां मैं आपको चार्ल्स के जुनून का एक बहुत ही रोचक और थोड़ा मजाकिया किस्सा सुनाता हूं। विनोद मिश्र जी ने इसका वर्णन बहुत खूबसूरती से किया है। एक बार चार्ल्स एक पुराने पेड़ की छाल उतार रहे थे, तभी उन्हें दो बहुत ही दुर्लभ बीटल दिखे। उन्होंने तुरंत दोनों हाथों से एक एक बीटल पकड़ लिया। तभी अचानक उन्हें एक तीसरा और भी दुर्लभ बीटल दिखाई दिया। अब क्या करें? दोनों हाथ तो भरे हुए थे। चार्ल्स का जुनून देखिए। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने दाएं हाथ वाला बीटल मुंह में दबा लिया ताकि वो तीसरे को पकड़ सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने बीटल मुंह में रखा, उस कीड़े ने उनके गले में एक बहुत ही कड़वा और जलन पैदा करने वाला तरल फ्लूइड छोड़ दिया। डार्विन को उसे थूकना पड़ा और इस चक्कर में वो तीनों बीटल हाथ से निकल गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये उस जुनून की हद है जिसे दुनिया पागलपन कहती थी, जिसे दुनिया निकम्मापन कह रही थी। वो असल में एक महान वैज्ञानिक की तैयारी थी। डार्विन ने कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनका दिल अभी भी उन जंगलों और समुद्री तटों में अटका था जहां कुदरत के राज दफन थे। बचपन से लेकर युवावस्था तक डार्विन ने हर कदम पर असफलता देखी। वो एक नाकाम छात्र थे, एक नाकाम मेडिकल स्टूडेंट थे और एक ऐसे पादरी थे जिसका मन चर्च में नहीं लगता था। लेकिन उनके अंदर एक चीज थी जो कभी नहीं मरी, वो थी देखने की शक्ति। विनोद मिश्र की किताब हमें सिखाती है कि महानता का मतलब हमेशा क्लास में टॉपर होना नहीं होता। महानता का मतलब है अपने अंदर के उस छोटे से शौक को पहचानना जिसे दुनिया बेकार समझती है। डार्विन को दुनिया ने नकारा, पिता ने कोसा, टीचर्स ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो प्रकृति के साथ अपनी इस गुप्त बातचीत को जारी रखे रहे। और फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, एक ऐसी चिट्ठी जिसने इस निकम्मे लड़के को दुनिया के सबसे खतरनाक और रोमांचक सफर पर बुला लिया। ये सफर था HMS बीगल का। लेकिन क्या उनके पिता उन्हें जाने देंगे? क्या एक सी सिक, समुद्र में बीमार होने वाला लड़का पूरी दुनिया का चक्कर लगा पाएगा? अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे वो निकम्मा लड़का समंदर की लहरों को चीरते हुए एक ऐसे सच तक पहुंचा जिसने इंसानियत की बुनियाद हिला दी। अगर आपको डार्विन का ये बचपन अपनी कहानी जैसा लग रहा है तो रुकिए, क्योंकि असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला है। फिर आया साल 1831। डार्विन की उम्र सिर्फ 22 साल थी। उन्हें एक जहाज पर बिना किसी तनख्वाह के नेचुरलिस्ट के रूप में जाने का मौका मिला। जहाज का नाम था HMS बीगल। डार्विन के पिता इसके खिलाफ थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले 5 साल डार्विन ने समंदर की लहरों पर बिताए। खतरनाक तूफान, अनजान टापू और ऐसी प्रजातियां जिन्हें इंसानों ने पहले कभी नहीं देखा था। विनोद मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि डार्विन को भयानक सी सिकनेस थी। वो जहाज पर हर वक्त उल्टियां करते थे, लेकिन जैसे ही जहाज किसी किनारे लगता, डार्विन अपनी बीमारी भूलकर जंगलों में दौड़ पड़ते। क्या आप उस जुनून की कल्पना कर सकते हैं? बीमार शरीर लेकिन खोज की प्यास। वो सफर जिसने इतिहास बदल दिया। HMS बीगल का रहस्यमयी मिशन। साल 1831, दिसंबर की एक ठंडी सुबह, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ बंदरगाह पर एक छोटा सा जहाज खड़ा था। जहाज का नाम था HMS बीगल। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये इतिहास का वो रथ था जो विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा भूकंप लाने वाला था जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि डार्विन इस जहाज पर लगभग जा ही नहीं पाए थे? जब डार्विन के पास उनके प्रोफेसर जॉन हेंसलो की चिट्ठी आई जिसमें उन्हें दुनिया की सैर करने का मौका दिया गया था, तो उनके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह समय की बर्बादी है, तुम पादरी बनने की पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी करना चाहते हो। डार्विन टूट चुके थे, लेकिन यहां उनकी किस्मत ने करवट ली। उनके चाचा जोजिया वेजवुड ने उनके पिता को मनाया।
और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस जहाज के कप्तान रॉबर्ट फिट्जरॉय डार्विन को रिजेक्ट करने वाले थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि डार्विन की नाक की बनावट ऐसी है जो ये बताती है कि उस इंसान में संकल्प शक्ति की कमी है। जी हाँ, उस समय लोग चेहरे की बनावट से इंसान का चरित्र आंकते थे, लेकिन अंततः डार्विन को जहाज पर जगह मिल गई। 27 दिसंबर 1831 को बीगल ने लंगर उठाया। डार्विन की उम्र सिर्फ 22 साल थी। उनके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री थी, न ही कोई अनुभव। उनके पास था तो सिर्फ एक छोटा सा केबिन, जो इतना तंग था कि उन्हें अपनी मेज के ऊपर सोखने वाले कागज हटाने पड़ते थे ताकि वो अपनी टांगें सीधी कर सकें। सफर शुरू होते ही डार्विन का सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्हें सी सिकनेस थी। जैसे ही जहाज लहरों पर डोलता, डार्विन का जी मिचलाने लगता और वो उल्टियां करने लगते। विनोद मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि डार्विन हफ्तों तक जहाज के डेक पर पड़े रहते थे। कमजोरी इतनी कि वो हिल भी नहीं पाते थे। कप्तान फिट्जरॉय को लगा कि ये लड़का 2 महीने भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन यहीं से डार्विन की महानता शुरू होती है। जब भी जहाज किसी बंदरगाह पर रुकता, डार्विन अपनी सारी बीमारी भूलकर जंगलों की ओर निकल जाते। वो घंटों तक पहाड़ियों पर चढ़ते, पत्थरों को तोड़ते और कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा करते। फरवरी 1832 में बीगल ब्राजील पहुंचा। डार्विन ने पहली बार उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखे। अपनी डायरी में वो लिखते हैं, ये किसी सपने जैसा है। फूलों की खुशबू, परिंदों की आवाजें और पेड़ों की ऐसी ऊंचाई कि आसमान भी छोटा लगे। यहाँ डार्विन ने देखा कि कुदरत कितनी विशाल और जटिल है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब जहाज अर्जेंटीना पहुंचा। वहां एक समुद्री तट पर डार्विन को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। उन्हें मिट्टी में दबे हुए विशालकाय जानवरों के जीवाश्म मिले। ये हड्डियां किसी हाथी जितनी बड़ी थीं, लेकिन इनकी बनावट आज के छोटे से आर्माडिलो जैसी थी। डार्विन का दिमाग चकरा गया। अगर ये जानवर मर चुके हैं तो आज के छोटे जानवर इनसे इतने मिलते जुलते क्यों हैं? क्या ये पुराने जानवरों के ही बदले हुए रूप हैं? दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। डार्विन सिर्फ चीजें देख नहीं रहे थे, वो उन पर सवाल उठा रहे थे। वो एक जासूस की तरह कुदरत के सुरागों का पीछा कर रहे थे। उन्होंने हजारों मील पैदल यात्रा की, घोड़े की सवारी की और कई बार तो वो खतरनाक आदिवासियों और जंगली जानवरों के बीच भी फंस गए। विनोद मिश्र जी ने अपनी किताब में डार्विन के उस बदलाव का जिक्र किया है जो इस सफर के दौरान उनके अंदर आ रहा था। जो लड़का कभी चर्च का पादरी बनने निकला था, वो अब पत्थरों और हड्डियों में सृष्टि का सच ढूंढ रहा था। उन्होंने एंडीज पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर समुद्र में पाए जाने वाले शैल देखे, पहाड़ की चोटी पर समुद्र के अवशेष। इसका मतलब था कि जमीन कभी पानी के नीचे थी और लाखों सालों में ऊपर उठी है। इस सफर ने डार्विन को एक और बड़ी सीख दी, धैर्य। 5 साल का लंबा वक्त। वो अपने परिवार से दूर थे, अपनी प्रेमिका से दूर थे और अक्सर बीमार रहते थे। लेकिन उनका लक्ष्य साफ था। वो हर दिन नई प्रजातियां देखते, रंग बिरंगे मेंढक, जहरीले सांप और अजीबोगरीब पक्षी। वो हर चीज का नमूना लेते और उसे बक्सों में भरकर इंग्लैंड भेजते रहते। कप्तान फिट्जरॉय और डार्विन के बीच अक्सर बहस होती थी। कप्तान बाइबल की हर बात को सच मानते थे, जबकि डार्विन के साक्ष्य कुछ और ही कह रहे थे। डार्विन देख रहे थे कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी किताबों में लिखी है। दुनिया बदल रही है, धीरे धीरे, लगातार। अब बीगल अपने सफर के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा टापू समूह जहां का नाम सुनते ही आज भी वैज्ञानिकों के कान खड़े हो जाते हैं। वो जगह थी गैलापागोस द्वीप समूह। डार्विन को अंदाजा भी नहीं था कि इन टापुओं पर उन्हें जो मिलने वाला है वो न केवल उनकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के इतिहास को 2 हिस्सों में बांट देगा, डार्विन से पहले और डार्विन के बाद। लेकिन गैलापागोस में ऐसा क्या था? क्या वहां कोई राक्षस था या कोई अनसुलझा रहस्य? और कैसे उन टापुओं की छोटी सी चिड़ियों ने डार्विन को ईश्वर की रचना पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया? ये जानने के लिए चलिए हमारे साथ अगले अध्याय में, जहां हम डार्विन के साथ उन रहस्यमयी टापुओं पर कदम रखेंगे और देखेंगे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जन्म। जब बीगल जहाज गैलापागोस द्वीपों पर पहुंचा तो डार्विन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग की चूलें हिला दी। उन्होंने देखा कि एक टापू पर कछुओं की गर्दन लंबी है, जबकि दूसरे पर छोटी। उन्होंने चिड़ियों को देखा जिनकी चोंच अलग अलग टापुओं पर अलग अलग थी। उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा, क्या भगवान ने हर टापू के लिए अलग जानवर बनाया, या फिर समय के साथ ये जानवर खुद बदल गए? यहीं से जन्म हुआ एवोल्यूशन के विचार का। डार्विन को समझ आ गया था कि जो फिट है वही बचेगा। गैलापागोस का रहस्य, वो टापू जहां समय ठहर गया था। सितंबर 1835 HMS बीगल दक्षिण अमेरिका के तट को छोड़कर प्रशांत महासागर के गहरे पानी में आगे बढ़ रहा था। सामने था ज्वालामुखीय द्वीपों का एक समूह जिसे दुनिया गैलापागोस के नाम से जानती थी। जब डार्विन ने पहली बार इन टापुओं पर कदम रखा तो उन्हें लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। काले जमे हुए लावा के ढेर,
झुलसी हुई झाड़ियां और हवा में एक अजीब सी खामोशी। डार्विन ने अपनी डायरी में लिखा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ से अभी अभी कोई प्रलय गुजरी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी वीरान और बंजर दिखने वाली जगह पर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं को जड़ से उखाड़ने वाला था। गैलापागोस में डार्विन का सामना ऐसे जीवों से हुआ जो दुनिया में और कहीं नहीं थे। उन्होंने वहां विशालकाय कछुए देखे। ये कछुए इतने बड़े थे कि उन पर एक इंसान बैठकर सवारी कर सकता था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात हुई। वहां के गवर्नर ने डार्विन से एक ऐसी बात कही जिसने डार्विन की रातों की नींद उड़ा दी। गवर्नर ने दावा किया कि मैं सिर्फ एक कछुए के कवच को देखकर बता सकता हूं कि वो कछुआ गैलापागोस के किस टापू से आया है। डार्विन ठिठक गए। उन्होंने सोचा, अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो उन्होंने एक ही जैसे टापुओं के लिए अलग अलग कछुए क्यों बनाए? क्या हर टापू के लिए अलग क्रिएशन हुआ था, या फिर ये कछुए यहाँ आने के बाद बदल गए? यहीं से डार्विन के मन में संदेह का बीज पड़ा। लेकिन कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट बाकी था। डार्विन ने वहां कुछ छोटी छोटी चिड़ियां देखीं, जिन्हें आज हम डार्विन की फिंचेस कहते हैं। डार्विन ने देखा कि एक टापू पर रहने वाली चिड़ियों की चोंच मजबूत और मोटी है ताकि वो सख्त बीज तोड़ सकें। वहीं दूसरे टापू पर, जो सिर्फ कुछ मील दूर था, वैसी ही चिड़ियों की चोंच लंबी और पतली है ताकि वो कैक्टस के फूलों का रस पी सकें। विनोद मिश्र अपनी किताब में लिखते हैं कि डार्विन इन चिड़ियों को देखकर घंटों तक उलझन में रहे। उन्होंने दर्जनों चिड़ियों को इकट्ठा किया और उनके नमूने लिए। उनके दिमाग में एक सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, इनका पूर्वज तो शायद एक ही था, फिर ये अलग अलग कैसे हो गईं? जवाब सीधा था लेकिन डरावना था। जवाब था अनुकूलन। जिस टापू पर जैसा खाना मिला, वहां की चिड़ियां वैसी ही चोंच वाली होती गईं। जो नहीं बदलीं, वो भूख से मर गईं। इसी को डार्विन ने बाद में कहा नेचुरल सिलेक्शन। दोस्तों, जरा सोचिए, उस समय पूरी दुनिया मानती थी कि प्रजातियां स्थिर हैं, यानी जैसी वो आज हैं वैसी ही हजारों साल पहले बनाई गई थीं। लेकिन डार्विन की आंखों के सामने सबूत चीख चीख कर कह रहे थे कि जीवन स्थिर नहीं है, जीवन बहता हुआ पानी है जो बर्तन के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है। डार्विन ने वहां समुद्री इग्वाना भी देखे। ये छिपकलियां समुद्र में तैरती थीं और पत्थर पर जमी काई खाती थीं। डार्विन को ये बहुत बदसूरत लगी। उन्होंने इन्हें अंधेरे का दानव कहा। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि इनके पैर और पूंछ तैरने के लिए बिल्कुल सही तरीके से विकसित हुए थे। डार्विन को समझ आ गया था कि प्रकृति कोई कलाकार नहीं, बल्कि एक इंजीनियर है जो जरूरत के हिसाब से डिजाइन बदल देती है। यहाँ हमें डार्विन से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम अक्सर अपने आसपास की चीजों को आम मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन डार्विन की खासियत यह थी कि उन्होंने आम में खास को ढूंढा। उन्होंने उन छोटी चिड़ियों की चोंच में पूरी कायनात का नक्शा देख लिया। विनोद मिश्र जी ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि कैसे गैलापागोस की उस यात्रा ने डार्विन को एक संग्रहकर्ता से बदलकर एक विचारक बना दिया। अब वो केवल कीड़े नहीं पकड़ रहे थे, वो सत्य पकड़ रहे थे। एक ऐसा सत्य जो धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आने वाला था। एक ऐसा सत्य जिसके लिए डार्विन को नास्तिक और शैतान कहा जाने वाला था। लेकिन क्या डार्विन इस सत्य को दुनिया को बताने की हिम्मत जुटा पाएंगे? गैलापागोस से लौटने के बाद डार्विन ने अपनी डायरी में एक रेखाचित्र बनाया, एक पेड़ की शाखाओं जैसा चित्र, और उसके ऊपर लिखा आई थिंक, मैं सोचता हूं। यह विज्ञान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्केच था, द ट्री ऑफ लाइफ। डार्विन समझ चुके थे कि हम सब, चाहे वो इंसान हो, चिड़िया हो या कछुआ, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारे पूर्वज एक ही थे। लेकिन इस विचार को दुनिया के सामने रखने का मतलब था खुद को मौत के मुंह में झोंकना। उस समय इंग्लैंड में चर्च का इतना खौफ था कि डार्विन अपनी इस खोज को 20 सालों तक छुपाकर रखने वाले थे। 20 साल का वो सन्नाटा, वो डर और वो मानसिक पीड़ा। डार्विन को लगने लगा था कि वो एक गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये सच बताना ऐसा है जैसे अपना मर्डर कबूल करना। अगले अध्याय में हम डार्विन के उस खौफनाक दौर की बात करेंगे जब उनके अंदर का वैज्ञानिक और उनके अंदर का धार्मिक इंसान आपस में टकरा रहे थे। क्या हुआ जब डार्विन की सबसे प्यारी बेटी की मौत हुई? क्या उस दुख ने उन्हें अपनी थ्योरी को छापने की ताकत दी? और कैसे एक गुमनाम चिट्ठी ने डार्विन के पैरों तले जमीन खिसका दी? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि डार्विन की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। यात्रा से लौटने के बाद डार्विन के पास सच था, लेकिन वो डरे हुए थे। विनोद मिश्र ने बहुत ही खूबसूरती से डार्विन के आंतरिक द्वंद्व को दिखाया है। उस समय चर्च का बोलबाला था। ये कहना कि इंसान बंदर से बना है का मतलब था सीधा मौत की सजा या समाज से बहिष्कार। डार्विन ने अपनी थ्योरी लिख ली थी, लेकिन उन्होंने इसे एक संदूक में बंद कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा,
मेरी मौत के बाद ही इसे छपवाना। वो 20 साल तक इस सच को दबाए रहे। उन्हें डर था कि वो पाप कर रहे हैं। उन्हें सिर दर्द, घबराहट और बुरे सपने आते थे। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई एक संदूक में बंद थी। क्या डार्विन कभी उसे बाहर ला पाएंगे या कोई और बाजी मार ले जाएगा? 20 साल का डर और खौफ, एक खतरनाक सच का बोझ। अक्टूबर 1836, HMS बीगल 5 साल बाद इंग्लैंड वापस लौटा। चार्ल्स डार्विन अब वो 22 साल का नौसिखिया लड़का नहीं थे जो समुद्र की लहरों से डरता था। वो अब एक अनुभवी वैज्ञानिक थे, जिनके पास हजारों नमूने और एक ऐसा विचार था जो पूरी दुनिया को हिलाने वाला था। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई पता चल चुकी हो, वो 20 साल तक खामोश रहे? डार्विन के साथ यही हुआ। अगले 2 दशकों तक डार्विन एक ऐसी दोहरी जिंदगी जीने वाले थे जिसमें एक तरफ विज्ञान था और दूसरी तरफ समाज और धर्म का भयानक खौफ। विनोद मिश्र अपनी किताब में लिखते हैं कि डार्विन ने जब अपनी थ्योरी के नोट्स तैयार किए तो उन्होंने एक दोस्त को पत्र में लिखा, अपनी इस खोज को बताना ऐसा है जैसे किसी मर्डर को कबूल करना। लेकिन डार्विन ने किसका मर्डर किया था? उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी आस्था का मर्डर किया था कि इंसान को भगवान ने अपने स्वरूप में बनाया है। डार्विन के डर की सबसे बड़ी वजह उनके अपने घर में थी, उनकी पत्नी एमा डार्विन। एमा एक बहुत ही धार्मिक महिला थीं। वो चार्ल्स से बेहद प्यार करती थीं, लेकिन उन्हें डर था कि चार्ल्स के ये नास्तिक विचार उन्हें नरक की आग में ले जाएंगे। डार्विन अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। वो जानते थे कि जिस दिन उनकी किताब छपेगी, उनका परिवार और समाज उनसे मुंह मोड़ लेगा। सोचिए उस मानसिक दबाव को। एक तरफ आपका जुनून है, आपकी मेहनत है, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। डार्विन इसी कश्मकश में बीमार रहने लगे। उन्हें भयानक सिर दर्द, मतली और घबराहट के दौरे पड़ने लगे। कई इतिहासकारों का मानना है कि डार्विन की रहस्यमयी बीमारी शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा थी। ये उस सच का बोझ था जो उनके अंदर दबा हुआ था और बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। डार्विन ने लंदन छोड़कर डाउन हाउस नाम के एक सुनसान इलाके में अपना बसेरा बना लिया। वो दुनिया से कट गए। वो चुपचाप अपने बगीचे में रिसर्च करते, कबूतर पालते और कीड़ों पर अध्ययन करते। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक संदूक में बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी को वसीयत में लिखा कि अगर मेरी अचानक मौत हो जाए तो इसी संदूक को खोलना और इसे किसी संपादक को सौंपना। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक महान वैज्ञानिक अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि को अपनी मौत के बाद के लिए सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि जीते जी समाज उन्हें सूली पर चढ़ा देगा। उस समय इंग्लैंड में ब्लास्फेमी के कानून बहुत सख्त थे। डार्विन को डर था कि उन्हें जेल हो सकती है या उनके परिवार का बहिष्कार किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच डार्विन की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके बचे खुचे धार्मिक विश्वास को भी खत्म कर दिया। ये था उनकी सबसे प्यारी बेटी एनी की मौत। एनी सिर्फ 10 साल की थी। डार्विन ने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो नहीं बची। विनोद मिश्र जी ने इस घटना का बहुत ही भावुक वर्णन किया है। डार्विन टूट चुके थे। उन्होंने सोचा, अगर कोई दयालु भगवान ऊपर बैठा है तो वो एक मासूम बच्ची को इतनी तड़प और मौत क्यों देगा? इस व्यक्तिगत दुख ने डार्विन को पूरी तरह से प्रकृति की ओर मोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया कि प्रकृति दयालु या क्रूर नहीं है, वो बस नियमों पर चलती है। मौत और जीवन प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। समय बीतता गया। 1836 से 1846, फिर 1856। डार्विन बूढ़े होने लगे थे। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद हो गई थी। वो अभी भी अपनी किताब पर काम कर रहे थे, लेकिन उसे छापने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वो चाहते थे कि उनका हर एक सबूत इतना पुख्ता हो कि कोई भी उसे काट न सके। उन्होंने 8 साल सिर्फ बार्निकल, एक प्रकार के समुद्री जीव के अध्ययन में लगा दिए ताकि वो वेरिएशन को समझ सकें। लेकिन तभी जून 1858 की एक सुबह डार्विन के घर एक लिफाफा पहुंचा। ये लिफाफा सुदूर मलेशिया के एक टापू से आया था। भेजने वाले थे एक युवा वैज्ञानिक, एल्फ्रेड रसल वॉलिस। जैसे ही डार्विन ने वो चिट्ठी पढ़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथ कांपने लगे। उस चिट्ठी में वॉलिस ने ठीक वही थ्योरी लिखी थी जिसे डार्विन ने 20 साल पहले गैलापागोस में खोजा था। वॉलिस ने डार्विन से सलाह मांगी थी कि क्या ये विचार छापने लायक है। डार्विन का सबसे बुरा सपना सच हो गया था। उनकी 20 साल की मेहनत, उनका सारा डर, उनकी सारी रिसर्च अब खतरे में थी।
अगर वो चुप रहते तो वॉलेस को सारा श्रेय मिल जाता। अगर वो अब बोलते तो उन पर आरोप लगता कि उन्होंने वॉलेस का विचार चुराया है। डार्विन के सामने अब मौत से भी बड़ी चुनौती थी। क्या वो अपना हक मांगेंगे? क्या वो उस सच को अब दुनिया के सामने लाएंगे जिसे उन्होंने 20 साल से दबाकर रखा था? या फिर इतिहास के पन्नों में एक गुमनाम वैज्ञानिक बनकर रह जाएंगे? दोस्तों, यहाँ हमें एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल सीख मिलती है। हम अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन डार्विन की कहानी हमें बताती है कि अगर आप सच के साथ खड़े नहीं होंगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। अगले अध्याय में देखिए विज्ञान के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला। डार्विन और वॉलेस की थ्योरी जब एक साथ दुनिया के सामने आई तो क्या हुआ? कैसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ने पूरी दुनिया में एक वैचारिक युद्ध छेड़ दिया, और कैसे एक डरपोक वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे साहसी इंसान बनकर इतिहास रच दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब वो हिस्सा आने वाला है जो आपकी सोच की दिशा बदल देगा। तभी कहानी में आता है एक मोड़। डार्विन को एक गुमनाम वैज्ञानिक अल्फ्रेड रसेल वॉलेस की चिट्ठी मिलती है। वॉलेस ने भी वही खोज ली थी जो डार्विन ने 20 साल पहले की थी। अब डार्विन के पास दो रास्ते थे, या तो वो चुप रहें और वॉलेस को सारा श्रेय लेने दें, या फिर अपने डर को हराकर दुनिया के सामने आएं। डार्विन ने अपना डर चुना और साल 1859 में छपी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब छपते ही तहलका मच गया। चर्च के बाहर उनकी किताबें जलाई गईं, उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें बंदर कहकर पुकारा गया, लेकिन डार्विन अडिग थे। क्लाइमैक्स, मौत से रेस और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का महाधमाका। जून 1858, डार्विन के हाथों में वो चिट्ठी कांप रही थी। 20 साल, पूरे 20 साल उन्होंने इस डर में बिताए थे कि दुनिया उनके विचारों को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अब नियति ने उन्हें एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया था जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, एक युवा वैज्ञानिक, एक नौसिखिया लड़का जिसने वही सब कुछ खोज लिया था जिसे डार्विन अपना जीवन का कार्य मानते थे। डार्विन ने अपने मित्र चार्ल्स लायल को लिखा, मेरी सारी मौलिकता अब खत्म हो जाएगी। वॉलेस के विचार बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अगर मैं अब अपनी किताब छपवाता हूं तो क्या दुनिया मुझे चोर नहीं कहेगी? दोस्तों, सोचिए उस इंसान की हालत जिसने अपनी पूरी जवानी एक सच को खोजने में लगा दी, और जब उसे बताने का वक्त आया तो कोई और बाजी मारता दिख रहा था। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मुकाबला नहीं था, ये डार्विन की अपनी विरासत को बचाने की आखिरी जंग थी। ये मौत से रेस थी, क्योंकि डार्विन बीमार थे, बूढ़े हो रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि उनका समय खत्म हो रहा है। लेकिन डार्विन के दोस्त लायल और हुकर ने एक बीच का रास्ता निकाला। 1 जुलाई 1858 को लंदन की लिनियन सोसाइटी में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। वहां डार्विन और वॉलेस दोनों के रिसर्च पेपर एक साथ पढ़े गए। डार्विन वहां मौजूद नहीं थे, वो अपने छोटे बेटे की मौत का शोक मना रहे थे। उस दिन विज्ञान की दुनिया में एक खामोश क्रांति हुई। दुनिया को पहली बार पता चला कि इंसान और जानवर सब एक ही विकास यात्रा का हिस्सा है। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। डार्विन जानते थे कि सिर्फ एक रिसर्च पेपर काफी नहीं है, उन्हें पूरी दुनिया को सबूत देने थे। उन्होंने अगले 13 महीने एक पागलपन की हद तक काम किया। विनोद मिश्र अपनी किताब में लिखते हैं कि डार्विन अक्सर दर्द से कराहते हुए लिखते थे, लेकिन वो रुकते नहीं थे। वो जो लिख रहे थे वो कोई साधारण किताब नहीं थी, वो आधुनिक विज्ञान की बाइबल बनने वाली थी। तारीख थी 24 नवंबर 1859। लंदन की सड़कों पर ठंड थी, लेकिन पब्लिशर जॉन मरे की दुकान के बाहर गर्मी थी। किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उस दिन एक चमत्कार हुआ। किताब की सभी 1250 प्रतियां पहले ही दिन बिक गईं। ये उस दौर की सबसे बड़ी बेस्टसेलर थी। लेकिन जैसे ही लोगों ने किताब पढ़ना शुरू किया, पूरे यूरोप में जैसे बिजली गिर गई। डार्विन ने सीधे तौर पर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन उनकी थ्योरी ने यह साफ कर दिया था कि इंसान को किसी जादू से नहीं बनाया गया, बल्कि हम लाखों सालों के संघर्ष और बदलाव का नतीजा हैं। फिर शुरू हुआ विरोध का वो दौर जिसकी कल्पना डार्विन ने 20 साल पहले की थी। चर्च के पादरियों ने इसे शैतान की किताब करार दिया। अखबारों में डार्विन के कार्टून छपने लगे। एक ऐसा कार्टून जिसमें डार्विन का सिर एक बंदर के शरीर पर लगा दिया गया था। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें गलियां दी गईं। लोग सड़कों पर चिल्लाते थे, क्या आपके दादा बंदर थे? विवाद इतना बढ़ गया कि 1860 में ऑक्सफोर्ड में एक बहुत बड़ी बहस हुई। एक तरफ थे बिशप सैमुअल विल्बरफोर्स और दूसरी तरफ थे डार्विन के सबसे बड़े समर्थक थॉमस हक्सले, जिन्हें डार्विन का बुलडॉग कहा जाता था।
बिशप ने हक्सले से व्यंग में पूछा, मिस्टर हक्सले, आप अपने दादा की तरफ से बंदर हैं या दादी की तरफ से? हक्सले ने जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मुझे बंदर का वंशज होने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन मुझे उस इंसान का वंशज होने में बहुत शर्म होगी जो सच को दबाने के लिए अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन विज्ञान ने धर्म पर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। डार्विन इन सब विवादों से दूर अपने घर डाउन हाउस में खामोशी से अपना काम करते रहे। उन्होंने कभी पलटकर अपने दुश्मनों को जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, सत्य वही है जो सबूतों पर टिका हो, न कि मान्यताओं पर। विनोद मिश्र जी अपनी किताब के अंत में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। डार्विन ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि उन्होंने हमें ये सिखाया कि बदलाव ही जीवन का एकमात्र नियम है। जो बदलता है वही बचता है। ये नियम सिर्फ जानवरों पर नहीं, हमारे विचारों, हमारे बिजनेस और हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। चार्ल्स डार्विन, जो कभी एक निकम्मा लड़का कहलाते थे, जिनकी अपनी पिता ने उपेक्षा की थी, जिन्होंने समुद्र की लहरों से लड़ते हुए उल्टियां की थीं और जो 20 साल तक डर के साए में जिए थे, आज वो इंसान महानतम वैज्ञानिकों की फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। जब 19 अप्रैल 1882 को उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया, महान आइजैक न्यूटन की कब्र के ठीक बगल में। ये एक ऐसे इंसान की जीत थी जिसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया, जिसने दुनिया की परवाह किए बिना उस सच को खोजा जो कड़वा था लेकिन सच था। तो दोस्तों, आज हमने चार्ल्स डार्विन की उस महागाथा को पूरा किया जिसे विनोद मिश्र जी ने अपनी किताब में बड़े ही जीवंत ढंग से पिरोया है। हमने देखा कि कैसे एक निकम्मा करार दिया गया लड़का दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी वैज्ञानिक बना। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की थी? नहीं, ये कहानी थी सब्र की, साहस की और उस बदलाव की जो हम सब के अंदर होने का इंतजार कर रहा है। वीडियो के इस आखिरी हिस्से में मैं आपसे वो 5 बड़ी बातें साझा करूंगा जो डार्विन की जिंदगी हमें सिखाती है। ये बातें सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं हैं, ये आपकी और मेरी जिंदगी को बदलने के लिए हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शायद आज आपकी सफलता का रास्ता यहीं से खुले। नंबर 1, डिग्री नहीं, जिज्ञासा आपकी औकात तय करती है। डार्विन के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, वो पादरी भी नहीं बन पाए। अगर वो वहीं रुक जाते तो आज हम उन्हें नहीं जानते होते। दुनिया आपको आपके सर्टिफिकेट से तौलती है, लेकिन इतिहास आपकी जिज्ञासा से याद रखता है। डार्विन ने कभी सवाल पूछना बंद नहीं किया। उन्होंने मिट्टी के ढेरों में और चिड़ियों की चोंच में वो सच देखा जो बड़े बड़े प्रोफेसर नहीं देख पाए। सीख, अगर आप भी किसी परीक्षा में फेल हुए हैं या लोग आपको कमतर आंक रहे हैं तो परेशान न हो, बस अपनी सीखने की भूख को जिंदा रखिए। नंबर 2, डर का सामना करना ही महानता है। सोचिए, 20 साल डार्विन 20 साल तक अपनी खोज को दुनिया से छिपाते रहे। उन्हें समाज का डर था, धर्म का डर था, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लिखी, उन्होंने अपने डर की आंखों में आंखें डालकर बात की। उन्होंने साबित किया कि सत्य को कहने के लिए सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि सत्य ही समय को सही बना देता है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सपना है जिससे आप डर रहे हैं, तो डार्विन को याद कीजिए, शुरुआत कीजिए, दुनिया बाद में मान ही जाएगी। डार्विन के इस सिद्धांत का अक्सर गलत मतलब निकाला जाता है। लोगों को लगता है कि फिटर का मतलब है सबसे ताकतवर या सबसे तेज। लेकिन डार्विन ने कहा था, न तो सबसे शक्तिशाली प्रजाति बचती है, न ही सबसे बुद्धिमान, बल्कि वो बचती है जो बदलाव के प्रति सबसे ज्यादा लचीली हो। आज की तेजी से बदलती दुनिया में यही नियम लागू होता है। अगर आप पुराने तरीकों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। अपनी स्किल्स को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जो बदलता है वही टिकता है। अपमान को अपनी ताकत बनाओ। डार्विन का जितना मजाक उड़ाया गया, शायद ही किसी और वैज्ञानिक का उड़ाया गया हो। उन्हें बंदर कहा गया, उनकी किताबों को आग लगाई गई। लेकिन डार्विन ने क्या किया? क्या वो सड़क पर उतरकर लड़ने लगे? नहीं, वो अपने बगीचे में चुपचाप रिसर्च करते रहे। उन्होंने अपने काम को अपना जवाब बनाया। दोस्त, अगर आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी गरीबी या आपकी नाकामयाबी पर हंस रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। डार्विन की तरह एक ऐसी विरासत खड़ी कीजिए कि एक दिन वही लोग आपकी बायोग्राफी सुनने को मजबूर हो जाएं। प्रकृति से जुड़िए, सच वही मिलेगा। विनोद मिश्रा जी की इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसका हिस्सा हैं।
डार्विन ने हमें सिखाया कि एक कीड़ा, एक पेड़ और एक इंसान सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम इस अहंकार को छोड़ देते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तब हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है। डार्विन ने पूरी उम्र प्रकृति की सेवा की और बदले में प्रकृति ने उन्हें वो अमरता दी जो राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होती। चार्ल्स डार्विन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद देती है। ये उम्मीद कि एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। डार्विन कोई सुपर हीरो नहीं थे, वो बस एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। आज जब आप इस ऑडियो बुक को खत्म कर रहे हैं तो खुद से एक वादा कीजिए। क्या आप भी अपनी बीगल यात्रा पर निकलने को तैयार हैं? क्या आप भी अपने अंदर के उस निकम्मे लड़के को दुनिया का नायक बनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, विकास रातों रात नहीं होता, इसमें समय लगता है। बस हर दिन खुद को पिछले कल से 1% बेहतर बनाइए। चार्ल्स डार्विन को जब वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया तो वहां लिखा गया कि उन्होंने मानव जाति की सोच को एक नई दिशा दी। मैं चाहता हूं कि जब आपकी कहानी लिखी जाए तो उसमें भी यही लिखा हो कि इस इंसान ने कभी रुकना नहीं सीखा। दोस्तों, विनोद मिश्रा द्वारा लिखित चार्ल्स डार्विन की ये यात्रा आपको कैसी लगी? इस कहानी ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव किया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स ही हमें ऐसी और प्रेरक कहानियां लाने की ऊर्जा देते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज एक प्रेरणा की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि महान लोगों की ये दास्तानें आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं आपका साथी और ये था आपके अपने YouTube चैनल का एक खास एपिसोड। हमेशा याद रखें, संघर्ष ही विकास की पहली सीढ़ी है। खोजते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।